हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 तक अपन ने फ्लूइड को रेस्ट में स्टडी किया था। कैसे रेस्ट में स्टडी किया था? जैसे हमने रेस्ट में स्टडी किया था उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था। जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था तो इस प्रकार की स्टडी को स्टैटिक्स बोलेंगे। जैसे हमने जो भी फ्लूइड लिया था, आपने चाहे आप कंटेनर में लोगे फ्लूइड, जैसे आपने ऐसे कोई भी कंटेनर में फ्लूइड ले लिया, वो हमेशा रेस्ट में था। ठीक है, वो हमेशा रेस्ट में फ्लूइड था। ठीक है, उस रेस्ट में फ्लूइड होने के कारण यानी इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। तो इस प्रकार की स्टडी को अपन ने क्या कहा था? स्टैटिक्स। इस प्रकार की स्टडी को अपन ने क्या कहा था? स्टैटिक्स। और अगर इस पे फोर्स अप्लाई हो जाए और जिससे एक्सीलरेशन आ जाए और उससे अपने पास वेलोसिटी, कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाए, तो इस प्रकार की स्टडी को अपन बोलेंगे मोशन की स्टडी, यानी मोशन वाली स्टडी बोलेंगे। इस प्रकार की स्टडी को मोशनरी होने का मतलब क्या हुआ अपने पास? मोशन वाली होने का मतलब क्या हुआ? डायनामिक्स। इस प्रकार की स्टडी को क्या बोलेंगे? डायनामिक्स बोलेंगे। जैसे ही कोई फोर्स अप्लाई होगा तो उस पर एक्सीलरेशन आ जाएगा और वेलोसिटी आ जाएगी और वो मोशन में आ जाएगा। डायनामिक्स वाली स्टडी को डायनामिक्स इस प्रकार की स्टडी को बोलेंगे। तो अब तक अपन ने रेस्ट वाली स्टडी में क्या सीखा है? तो रेस्ट वाली स्टडी में हमने प्रेशर का मेजरमेंट सीखा है। प्रेशर का मेजरमेंट कैसे किया? सबसे पहले अपन ने सीखा कि कोई भी डेप्थ में जाने पर जो प्रेशर होगा P बराबर P0 प्लस रो GH, प्रेशर बढ़ेगा। डेप्थ में जाने पर आपके पास प्रेशर बढ़ेगा, ये सीखा था। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट उसके बाद में अपन ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट सीखे थे कि प्रेशर मैनोमीटर, यू ट्यूब, इस प्रकार के बैरोमीटर, इस प्रकार के अपन ने जो डिवाइस है वो सीखे थे जिससे हम प्रेशर का मेजरमेंट कर सकें। ठीक है, इस प्रकार से हमने सीखा था। इसके बाद में हमने और क्या सीखा था? साइड वॉल पर फोर्स निकालना, टॉर्क निकालना और एवरेज एंगुलर मोमेंटम निकालना। इस प्रकार की चीज़ें हमने रेस्ट स्टैटिक्स में सीखा था। ठीक है, रेस्ट स्टैटिक्स में सीखा था। और वैसे ही हम मोशन वाले स्टैटिक्स में सीखेंगे डायनामिक्स कहेंगे। तो डायनामिक्स वाली स्टडी आज हम करने जा रहे हैं जिसको फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। तो फ्लूइड डायनामिक्स में हम क्या सीखेंगे? यही सारी चीज़ें हम फ्लूइड डायनामिक्स में सीखने का प्रयास करेंगे। परंतु फ्लूइड डायनामिक्स में हमेशा फ्लूइड मोशन में रहेगा। तो मोशन वाले फ्लूइड में कोई भी फोर्स एक्ट करेगा तो उस पर हम अजम्पशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही फोर्स एक्ट करेगा तो एक्सीलरेशन आएगा, वेलोसिटी आएगी। बहुत सारे हमें फोर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और अपने पास कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन की वृद्धि हो जाएगी। आपके पास कैलकुलेशन बढ़ने पर क्या होगा? अपन डायनामिक्स की अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो डायनामिक्स की अच्छी तरह स्टडी करने के लिए हमें कैलकुलेशन को कम करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जब कैलकुलेशन कम होगी तो क्या करेंगे? कैलकुलेशन को कम करने के लिए क्या करेंगे? कोई तो उपाय होना चाहिए भाई। कैलकुलेशन बढ़ गई है तो उसको कम करने के लिए कोई ना कोई आपके पास उपाय होना चाहिए। तो वो उपाय क्या होगा? उपाय क्या हो गया कि हम अजम्पशन मान लें, कुछ अजम्पशन मान लें, जिससे उस अजम्पशन पर उस डायनामिक्स को रोल करवाएं। तो उस अजम्पशन के कारण हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगी, जिससे हम स्टडी आगे अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम स्टडी करेंगे। तो आप देखोगे आज के लेक्चर में बहुत ही बढ़िया टॉपिक आएंगे। तो देखिए क्या क्या टॉपिक हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, कौन कौन से अजम्पशन माने थे? जो रेस्ट में स्टडी की थी स्टैटिक्स की, उसमें भी वो अजम्पशन थे। और अपन मोशन में स्टडी करेंगे डायनामिक्स में, वो भी कुछ कॉमन अजम्पशन हैं। उन कॉमन अजम्पशन की पहले स्टडी करते हैं। तो कौन कौन से अजम्पशन हैं उसकी आप पहले स्टडी करते हैं। तो अजम्पशन लिखते हैं, कौन कौन से अजम्पशन आपके पास वैलिड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अजम्पशन लिखेंगे, ये इनकम्प्रेसिबल
कंप्रेसेबल। पहला अजम्पशन है आपके पास इनकम्प्रेसेबल। इनकम्प्रेसेबल को अपन ने रेस्ट में भी स्टडी किया था, फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट फर्स्ट में आप देखोगे तो इनकम्प्रेसेबल की हमने स्टडी की थी। इनकम्प्रेसेबल का मतलब क्या हुआ, नो चेंज इन डेंसिटी। डेंसिटी में नो चेंज था, डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं था, तो इससे क्या लगाएंगे पता, मास मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि डेंसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो मास कांस्टेंट कैसे किया अपन ने, तो जैसे अपन क्या लिखते हैं, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक है, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं। जैसे ही नो चेंज मैंने इसमें बोल दिया तो मैं क्या दिक्कत आई आप लोगों को, मास में नो चेंज करने के लिए मास इज रिमेन कांस्टेंट, इसको लिखने में क्या दिक्कत आई अपन लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जहां डेंसिटी में चेंज नहीं है तो वहां कोई मास में चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम को अगर आप वन भी कह सकते हो, इसको एक यूनिट भी कह सकते हो, जिससे हम जो रिलेशन है मास का और डेंसिटी का डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो पहला आपके पास हो गया इनकम्प्रेसेबल, ठीक है, फ्लूइड आपके पास क्या होगा, इनकम्प्रेसेबल। दूसरा कैलकुलेशन छोटा करने के लिए दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, दूसरा ऑब्जर्वेशन होगा नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का क्या मतलब है, नॉन विस्कस का क्या मीन है, तो देखिए नॉन विस्कस का मैं यहां पर लिख रहा हूं, मीन क्या है आपके पास, नो फ्रिक्शन created by system। कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा उसको नॉन विस्कस बोलेंगे, ठीक है। सिस्टम का मतलब क्या होगा आपके पास, फ्लूइड लेयर्स, क्या हो गया, फ्लूइड लेयर्स के बीच में कोई भी आपके पास ये आपके पास ट्यूब है, ठीक है, और आपके पास ये फ्लूइड की पहली सरफेस है, ये फ्लूइड की दूसरी सरफेस है, और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन एक्ट नहीं करना चाहिए। नो फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय फ्लूइड सिस्टम लिख सकते हो, या फिर फ्लूइड लेयर्स लिख सकते हो, ठीक है, फ्लूइड लेयर्स लिख सकते हो। देन इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, देन फ्रिक्शन नहीं है तो कैन नॉट क्रिएट फ्रिक्शन फोर्सेस then cannot create, कोई भी, फिर क्या कहूंगा मैं, कैन नॉट क्रिएट फ्रिक्शन फोर्स, कोई भी आपके पास फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, फिर कैन नॉट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कैन नॉट वर्क डन, कोई भी वर्क डन नहीं होगा किसके द्वारा, बाय फ्रिक्शन। फिर मैं क्या कहूंगा कि वर्क डन नहीं होगा फ्रिक्शन के द्वारा, आपके पास क्या नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा। तो सबसे पहले कोई भी फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा, नॉन विस्कस है, किसके बीच में, फ्लूइड लेयर के बीच में, फिर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो कैन नॉट बी वर्क डन बाय फ्रिक्शंस, और उस फ्रिक्शन के कारण कोई भी आपके पास वर्क डन नहीं आएगा। ये दो ऑब्जर्वेशन अपन ने कॉमन है रेस्ट प्लस मोशन के कंसेप्ट में, रेस्ट प्लस मोशन के कंसेप्ट में ये दो पॉइंट इनकम्प्रेसेबल नॉन विस्कस कॉमन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं तीसरा टॉपिक है आपके पास क्या रहेगा, तीसरा टॉपिक है नॉन रोटेशनल। तीसरा टॉपिक है आपके पास नॉन रोटेशनल, यानी ओमेगा विल बी जीरो। क्या हो गया आपके पास, ओमेगा विल बी जीरो, ठीक है। नॉन रोटेशनल ओमेगा विल बी जीरो, यानी रोटेशनल मैकेनिक्स में ओमेगा आपके पास जीरो हो गया तो आपके पास कोई भी रोटेशन मैकेनिक्स का पार्ट, जैसे
एंगुलर मोमेंटम हुआ और टॉर्क हुआ, ऐसी क्वांटिटी यहाँ पर वर्क नहीं कर पाएगी। नॉन रोटेशनल में क्या होगा, ऐसी क्वांटिटी ओमेगा बराबर 0 करने पर टॉर्क हुआ, एंगुलर मोमेंटम हुआ, ऐसी क्वांटिटी आपके पास वर्क नहीं कर पाएंगी, ऐसी क्वांटिटी आपके पास वर्क नहीं कर पाएंगी। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, ये आपके पास 3 हो गए अजम्पशन, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, एक बार नोट कीजिएगा इसको। नोट कीजिएगा इसको। नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया हो तो आगे हम पढ़ते हैं। नोट कर लिया तो आगे हम पढ़ते हैं। जो चौथा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास रहेगा, आइडियल फ्लो। आइडियल फ्लो यानी हमारे पास कोई आइडियल फ्लो होना चाहिए, ठीक है। आइडियल फ्लो का मतलब हम समझेंगे। अब मैं इसको मिटो रहा हूं। आइडियल फ्लो होना चाहिए, कोई भी अपन पॉइंट लेंगे, पी पॉइंट ले लिया, एक क्यू पॉइंट ले लिया, तो यहां पर आपके पास आइडियल फ्लो होना चाहिए। कैसे आइडियल फ्लो होना चाहिए वो हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आइडियल फ्लो के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, आइडियल फ्लो, आइडियल फ्लो, आदर्श फ्लो यानी आदर्श फ्लो। तो दूसरे वे में इसको नोट करें, दूसरे वे में इसको समझाएं, क्या होगा दूसरे वे में, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो दूसरे वे में समझाएं तो इसको होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो आइडियल फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। क्यों कहते हैं, एक आप ट्यूब ले लीजिए, सबसे पहले इन दोनों को समझा रहे हैं तो आप एक ट्यूब ले लीजिए, ट्यूब ले लिया आपने, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लिया P एंड Q, ठीक है। अब सब समझोगे कैसे किया है मैंने। यहाँ से आपके पास फ्लूइड के पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स कह लीजिए या मॉलिक्यूल्स कह लीजिए, इसमें एंट्री मारते हैं किसी भी वेलोसिटी v से। क्योंकि वेलोसिटी v का क्यों यूज़ ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो भी है ये मोशन में है, सारे पार्टिकल्स इस बार हमने मोशन में लिए, तो कोई भी वेलोसिटी v से मूव करेंगे और यहाँ से कोई भी वेलोसिटी मुझे नहीं पता कितनी वेलोसिटी है, v डैश से यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, निकल जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट हैं, जैसे ही अपना स्थान चेंज करेंगे, जब एक फ्लो का इवेंट होगा तो इस पॉइंट की बात करूं और एक चूज कर लिया मैंने, एक पी पॉइंट कह दिया, एक क्यू पॉइंट कह दिया। यहां से कोई भी मॉलिक्यूल, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल निकला है, यहां से कोई भी मॉलिक्यूल निकला है पी पॉइंट से जिसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, और Q से कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ से निकला है जिसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। यहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल निकला है उसकी वेलोसिटी v है और यहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल निकला है उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। यानी आप जितना भी इस ट्यूब में किसी भी मास का या वॉल्यूम का इसमें एंटर करवाओगे, फ्लूइड मॉलिक्यूल्स एंटर कराओगे, उतने ही तो निकल पाएंगे, उतने ही फ्लूइड मॉलिक्यूल निकल पाएंगे जितने आपने यहाँ पर एंटर करवाए, उतने ही फ्लूइड मॉलिक्यूल निकल पाएंगे, उसी वेलोसिटी से निकलेंगे। जैसे आपने यहाँ पर कोई भी हाथी को घुसा दिया, ठीक है, कोई भी हाथी को घुसा दिया, तो जितने एक हाथी को घुसाया है, तो जैसे ही दूसरा हाथी इस तरफ से घुसने की प्रयास करेगा तो पहला हाथी इस तरफ से निकल जाएगा, जो यहाँ पर हाथी है वो यहाँ से निकल जाएगा। यानी जितने भी आप एक टाइम में मॉलिक्यूल को घुसाओगे उतने ही एक टाइम में मॉलिक्यूल इस पाइप से, इस ट्यूब से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने जो P पॉइंट लिया है, एक Q पॉइंट लिया है, P पॉइंट पर वेलोसिटी v मानी है, Q पॉइंट पे भी वेलोसिटी v है, और जितने अमाउंट यहाँ से निकलेगा उतना ही अमाउंट
यहाँ से आउट होगा, जो एंटर जितना अमाउंट करेगा उतना अमाउंट निकलेगा। ठीक है, अब दूसरी बात इसकी डायरेक्शन की कर ले, डायरेक्शन की दूसरी बात कर ले। पहले ही वेलोसिटी की बात कर ली, दूसरी डायरेक्शन की कर ले। ये मान लिया P पॉइंट, ये मान लिया Q पॉइंट, इसको मैंने बाहर निकाल के P पॉइंट और Q पॉइंट को मैंने यहाँ डाल लिया, जिसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास v है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जैसे ही यहाँ पहुँचेगा अगला मॉलिक्यूल P पे आ जाएगा, फिर अगला जो यहाँ पर P डैश मान लिया, इस पे जो मॉलिक्यूल आएगा वहाँ आने के बाद अगला मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा, फिर अगला मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स का पाथ बन जाएगा। प्रीवियस पाथ पर पहला मॉलिक्यूल होगा, फिर प्रीवियस पाथ के बाद में जो मॉलिक्यूल होगा बाद में होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि P से Q की तरफ आने पर हमेशा मॉलिक्यूल प्रीवियस पाथ को फॉलो करेगा, मतलब पहले वाले पाथ को यहाँ पर फॉलो करेगा। ठीक है, दो बात अपने पास निकल के आई, दो बात हम लिखते हैं। इसको मैं मिटो रहा हूं एक बार। दो बात को लिखते हैं यहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो में। वेलोसिटी remain constant at point P and Q। ठीक है, जो वेलोसिटी है, जो अपन ने P और Q में यहाँ पर बना देता हूँ वापस से डायग्राम, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर मैं फिर से डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर P पॉइंट है और यहाँ पर आपके पास Q पॉइंट है, जिस पे वेलोसिटी V है। तो सबसे पहले बात कही, जो वेलोसिटी V P पॉइंट पर होगी, जो वेलोसिटी आपके पास P पॉइंट पर होगी वही वेलोसिटी Q पॉइंट पे होगी। ठीक है, तो मैंने कहा वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट एट पॉइंट P एंड Q। दूसरी बात कहूं मैं, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स लिख लो, ज़्यादा बेटर होगा। मॉलिक्यूल्स फॉलोज प्रीवियस पाथ, मॉलिक्यूल्स फॉलोज प्रीवियस पाथ, प्रीवियस पाथ को फॉलो करेगा, एज वेल एज मॉलिक्यूल्स इज गोइंग दैट पाथ, इज गोइंग दैट पाथ, यानी जिस पाथ पर मॉलिक्यूल चल रहा है उसी एज वेल एज उसी मॉलिक्यूल उसी पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए, ये एक पॉइंट नंबर, ये दो पॉइंट नंबर, इसको आप नोट कीजिए एक बार। दो पॉइंट अपन ने पढ़ लिए, फर्स्ट और टू। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अपन इस स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम स्टडी फ्लो भी कहते हैं। स्टडी फ्लो, इस स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम स्टडी फ्लो भी कहते हैं, क्योंकि स्टडी फ्लो का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं, कोई भी हम कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कोई भी आपके पास वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो करंट होती है, तो करंट का मीन क्या होता है, चेंज इन क्या होता है, करंट का मतलब चेंज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करंट का मीन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी चार्ज होगा वो एक स्टडी फ्लो करेगा। स्टडी फ्लो करने का मतलब हमेशा
एक ही लाइन में मोशन करता रहेगा, नॉट पाइलिंग अप। एक शब्द का यूज करते हैं, नॉट पाइलिंग अप। स्टडी फ्लो हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी वायर लेते हैं, उसमें करंट फ्लो होता है, तो उसमें करंट को क्या कहते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। करंट की परिभाषा हो गई, क्या डेफिनेशन होगी, और हम कहते हैं करंट को क्या कहते हैं कि कोई भी करंट फ्लो होता है उसको स्टडी फ्लो कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टडी फ्लो, क्योंकि कोई भी चार्ज होगा यहाँ पर मोशन करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर चार्ज की पाइलिंग अप नहीं होगी। तो पाइलिंग अप का मतलब चार्ज रुकेगा नहीं रास्ते में, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज एकदम बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, उसी कंसेप्ट को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, स्टडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो को यहाँ पर उठा के इसके ऊपर रख दीजिए। एक सी बात लगेगी अपन को, गधे घोड़े एक से लगेंगे अपन को यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है एक ही लाइन में फ्लो होगा। स्ट्रीमलाइन का मतलब एक ही लाइन में फ्लो होगा। वैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड में करंट फ्लो होता है, तो चार्ज की पाइलिंग अप नहीं कहते, तो उसको हम स्टडी फ्लो कहते हैं, उसको हम स्टडी फ्लो कहते हैं। उसी प्रकार इस लाइन को, इस कंसेप्ट को स्ट्रीमलाइन पे रखोगे तो अपने पास एक P पॉइंट हो गया, उस पर V वेलोसिटी हो गई, एक Q पॉइंट हो गया, उस पर V वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास कोई भी पाथ है, एक रेडी हो गया, पाथ इस स्ट्रीमलाइन का हो गया, जिस पर हमें सारे मॉलिक्यूल्स जो फ्लूइड के हैं वो मूव कर रहे हैं। सारे मॉलिक्यूल्स फ्लूइड के मूव कर रहे हैं। एक फ्लूइड का मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक फ्लूइड का मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक फ्लूइड का मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक फ्लूइड का मॉलिक्यूल यहाँ पर है। तो इसको मैं कह दूँ P, इसको कह दूँ Q, इसको कह दूँ R, इसको S कह दूँ, तो एक पाथ बनाएगा। जो पाथ बनाएगा, हर मॉलिक्यूल एक प्रीवियस स्टेट पर अपने मॉलिक्यूल के पाथ को फॉलो करेगा। मतलब जो S जिस रास्ते जाएगा, R भी उस रास्ते जाएगा। ठीक है, R जिस रास्ते जाएगा, Q उसी रास्ते जाएगा, Q जिस रास्ते जाएगा, P उसी रास्ते पे जाएगा। तो एक लाइन क्रिएट कर देगा और एक स्टडी फ्लो ऐसे हो गया। और इसकी टेंजेंट काट देंगे, एक टेंजेंट खींच देंगे। क्या खींच देंगे? टेंजेंट। ये टेंजेंट क्या हो जाएगी आपके पास? इसकी टेंजेंट क्या हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। इस स्ट्रीमलाइन फ्लो की क्या हो जाएगी आपके पास? डायरेक्शन हो जाएगी। स्ट्रीमलाइन फ्लो की क्या हो जाएगी आपके पास? डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन एक मान लीजिए इस पॉइंट पर ये हो गई, तो कोई भी दूसरा इसको कट नहीं करेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो को, स्ट्रीमलाइन फ्लो को कट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो एक ही पॉइंट पर जैसे ही कट कर दिया, तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन होगी। एक तो ऊपर की तरफ हो गई फर्स्ट डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन इस तरफ हो गई सेकंड डायरेक्शन। दो तरफ डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि किसी भी पॉइंट, कोई भी मॉलिक्यूल्स की जब वो मूव करता है और प्रीवियस पाथ को फॉलो, प्रीवियस मॉलिक्यूल के पाथ को फॉलो करता है, तो प्रीवियस पाथ के मॉलिक्यूल को फॉलो करता है, प्रीवियस मॉलिक्यूल उसके पाथ को फॉलो करता है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट में स्ट्रेट लाइन फ्लो दो प्रकार काट देवें, दो लाइन कट जाएं, तो उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, उन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी एक ही पॉइंट पर, जो कि एक अमान्य रूल है। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो पर आपके पास दो स्ट्रीमलाइन फ्लो की लाइंस आपको कट नहीं करेगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काट दीजिए, तो दोनों को टेंजेंट खींचोगे एक पॉइंट पर, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, जिससे हम कह सकेंगे कि दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को काट नहीं सकती। वैसे यहाँ पर स्ट्रीम फ्लो की जो दो लाइंस है एक दूसरे को हमेशा काट नहीं सकती। ठीक है, ऑलवेज ये रूल अप्लाई होगा हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको डेराइव भी कर देंगे कैसे होती है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, देखते हैं, स्टडी करते रहिए, कॉपी पेन में लिखते रहिए, अपने पास रखा करो कॉपी पेन। ठीक है, स्टडी करते रहे करो।
सो मत जाया करो, बोरिंग लगे तो एक बार देख लिया करो, बोरिंग नहीं है लेक्चर्स ये, ठीक है। तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो क्या कहेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में? तो एक आपने ने ट्यूब ले ली है, स्पीड और धीरे कर देंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो आपके पास एक ट्यूब ले ली है, ठीक है। इस पर इसका एरिया जो इसमें फ्लूइड घुसेगा, नंबर ऑफ फ्लूइड्स इसमें घुसेंगे, उसका एरिया A1 ले लिया है, और जिस वेलोसिटी से इसमें एंटर मारेंगे उसकी वेलोसिटी V1 ले ली है, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पर वेलोसिटी V2 ले ली है और इसका एरिया एग्जिस्ट पॉइंट पर A2 ले लिया है, इसका एग्जिस्ट पॉइंट पर एरिया A2, वेलोसिटी V2, ठीक है। अब कभी भी अपने घर में आप जब पौधों पे पानी देते हो या फिर कोई भी पानी का काम करते हो तो अपनी पाइप से करते हो, और पाइप से करने का मतलब जब आप अपने जो पाइप का शुरुआत का हिस्सा है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप उसको अपनी उंगली से यहाँ पर दबाते हो तो आप उसका एरिया को कम या ज़्यादा करते हो, जिससे आपकी वेलोसिटी कम ज़्यादा होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी उससे ही रिलेट करती है, ठीक है। तो हम देखते हैं एक बार इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आप यहाँ पर V1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है कोई भी फ्लूइड, और यहाँ से V2 वेलोसिटी से एग्जिस्ट कर रहा है, यानी आउट हो रहा है, यहाँ पर इन कर रहा है, जिसकी डेंसिटी मैंने रो ले ली है, ठीक है। तो अब देखिए क्या किया है मैंने। तो आपके पास यहाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, जो यहाँ A1 वेलोसिटी V1, A2 वेलोसिटी V2 आपके पास बराबर होगा, और अगर हम देखें यहाँ से तो AV बराबर कांस्टेंट, यानी आपके पास जो वेलोसिटी होगी समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया की होगी, ठीक है। इस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। तो यानी आपने जैसे ही एरिया को कम कर दिया, जैसे ही आपने अपने पाइप है उसके आगे उंगली कर ली, ऐसे उंगली कर ली, तो जैसे आपने एरिया को कम किया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इस रिलेशन से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और आपके पास जो वेलोसिटी है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न होकर एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। अगर एरिया को बढ़ा दिया तो वेलोसिटी आपके पास कम हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको रिलेट कर समझते हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का प्रूफ देखते हैं। तो कैसे देखते हैं प्रूफ, तो आप इसको नोट कीजिए। तो हम अब इसका प्रूफ देखते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का प्रूफ देखते हैं। आज बर्नौली थ्योरम्स वगैरह बहुत कुछ हमें पढ़ना है, तो ऐसे देखते रहिए वीडियो को, ठीक है, लेक्चर्स को देखते रहिए। तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का अब प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, वैसे ही आपके पास एक ट्यूब होगी और इसमें एक A1 एरिया होगा इसका, और V1 वेलोसिटी से इसमें फ्लूइड एंट्री मारेगा, ठीक है। और V2 वेलोसिटी से यहाँ से एग्जिस्ट होगा, जिसका एरिया क्या होगा, A2, जिसका एरिया होगा, ठीक है। जितना आपके पास फ्लूइड एंटर करेगा उतना ही फ्लूइड बाहर निकलेगा। ऐसा जैसे देखो, आप समझो, प्रैक्टिकली समझो, जितना एंटर किया उतना ही बाहर निकलेगा, जितना एंटर किया उतना ही बाहर निकलेगा, जितना अमाउंट एंटर किया उतना ही अमाउंट बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, टाइम इंटरवल ले लेते हैं। मान लीजिए डेल्टा टाइम में जो अमाउंट है वो एंटर किया, और डेल्टा टी टाइम पर वो अमाउंट एग्जिस्ट हुआ। तो लिखते हैं टाइम इंटरवल, यहाँ पर आप लिख दीजिए टाइम इंटरवल। क्या हो गया, टाइम इंटरवल डेल्टा टी। यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है हम डेल्टा टी ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज एंटरिंग
एट पॉइंट, इसको P कह दीजिए, इसको Q कह दीजिए, एट पॉइंट P, ठीक है। कितना वॉल्यूम होगा, डेल्टा V1 कह दूं मैं वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना फ्लूइड एंटर अंदर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिसकी वेलोसिटी V1 इंटू डेल्टा T। तो क्या आपके पास डेल्टा x1 क्या होता है, V1 इंटू डेल्टा T। वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर अपन कह देंगे डेल्टा V1 A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा T, डेल्टा T, ठीक है। और इसी प्रकार हम मास की बात कर लें, मास ऑफ फ्लूइड, क्योंकि मास और मैं मास की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, तो डेंसिटी में नो चेंज, तो डेंसिटी का सीधा रिलेशन मास से होगा, तो मास में मास से सीधा रिलेशन होगा, और डेंसिटी मास के कंसेप्ट में वॉल्यूम की तो एंट्री होगी, वॉल्यूम महाराज तो आएंगे, क्योंकि रो बराबर m अपॉन v, तो v तो हमने निकाल लिया, मास हो जाएगा, तो इसमें तो नो चेंज आ गया, नो चेंज आ गया, तो हम इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझा सकते हैं, ठीक है। मास ऑफ फ्लूइड इज एंटरिंग एट पॉइंट P, एट पॉइंट P कितना मास एंटर करेगा, डेल्टा m1, m1 कितना हो जाएगा, डेल्टा रो इंटू A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा T, ठीक है। ये एंटरिंग पॉइंट की बात की है, वैसे ही एग्जिस्ट पॉइंट की बात कर ले, एग्जिस्ट पॉइंट पे वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड इज एग्जिस्टिंग एट पॉइंट Q, एट पॉइंट Q कितना, डेल्टा V2, ये डेल्टा, ये तो वॉल्यूम है, डेल्टा V1 वॉल्यूम है, और डेल्टा V2 आपके पास, ये तो वॉल्यूम है आपके पास, और V1 आपके पास वेलोसिटी है, ठीक है। A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा T, ठीक है। अपने वॉल्यूम की बात कर ली, अब मास की कर लीजिए, मास ऑफ फ्लूइड इज एग्जिस्टिंग एट पॉइंट Q, जो आपके पास मास होगा, मास ऑफ फ्लूइड एग्जिस्टिंग पॉइंट Q होगा, वो कितना होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं डेल्टा m2 रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके पास क्या है, A2 V2 डेल्टा T, A2 V2 इंटू डेल्टा T, ये आपके पास वॉल्यूम हो गया। आप इतना नोट कीजिए, यहां पर डेल्टा x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 इंटू डेल्टा T, ये तो V2 आपके पास क्या है, वेलोसिटी, और डेल्टा V2 क्या है आपके पास, वॉल्यूम। एक बार फिर से समझ लीजिए, जितना अमाउंट इस ट्यूब में, जितना अमाउंट इस ट्यूब में एंट्री मारेगा, उतना ही अमाउंट इस ट्यूब से एग्जिस्ट होगा, और इसकी मैंने डेंसिटी रो ले ली है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी टाइम इंटरवल, जितने टाइम इंटरवल में फ्लूइड एंटर हुआ है डेल्टा T ले लिया, उतने ही टाइम इंटरवल डेल्टा T में फ्लूइड एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग एट पॉइंट P पॉइंट पे एंटरिंग मारेगा, कितना एंटर मारेगा, डेल्टा V1, तो आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा T, V1 इंटू डेल्टा T क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। और मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग एट पॉइंट P, और मास कैसे कर देंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, आपके पास मास हो जाएगा, तो ये आपके पास मास का आ जाएगा रो A1 V1 इंटू डेल्टा T। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एग्जिस्टिंग एट पॉइंट Q पर कितना एग्जिस्ट करेगा, A2 V2 डेल्टा T, एज वेल एज एंटरिंग पॉइंट पे जितना एंटर किया, एज वेल एज A2 एरिया, V2 वेलोसिटी, डेल्टा T टाइम इंटरवल, ठीक है। मास ऑफ फ्लूइड एग्जिस्टिंग एट पॉइंट Q, तो कितना एंटर मास करेगा, नहीं बाहर निकलेगा कितना मास, तो रो इंटू डेल्टा V,
डेल्टा वी आपके पास A2 V2 डेल्टा टी और रो आपके पास डेंसिटी। तो ये आपके पास x2 की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट की है वो मैंने यहाँ पर लिख दी। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए और इक्वेशन 2 कह दीजिए। इक्वेट करते हैं एक और दो इक्वेशन को, आप इतना नोट कीजिए। ऊपर मैं इक्वेट करता हूँ, क्यों इक्वेट कर रहा हूँ ये भी समझें, क्यों मैं इक्वेट कर रहा हूँ ये भी समझें। इन दो इक्वेशन को क्यों इक्वेट कर रहा हूँ, क्यों इन दोनों को बराबर लिख रहा हूँ, कैसे, डेल्टा M1 बराबर डेल्टा M2 क्यों बराबर लिख रहा हूँ, इसके मैंने दो शुरू में कारण बताए हैं। इनकम्प्रेसेबल, इसमें कोई भी कंप्रेस नहीं कर रहा, फ्लूइड अपने आप बह रहा है, इसमें डेंसिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो मास एकदम कंजर्व रहेगा। तो मास इज कंजर्व्ड, मास इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन, मास इज कंजर्वेशन, मास हमेशा कंजर्वेशन रहेगा, कंजर्व रहेगा मास। इसलिए हम इन दोनों को पॉइंट जो Q पे और P पॉइंट पे जो मास है उसको बराबर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बराबर करते हैं, आप इतना नोट कीजिए। अब मास को रख लेते हैं, बाकी को मिटो देते हैं। ये मास को रख लिया है मैंने, डेल्टा M1 डेल्टा M2। ठीक है, बाकी सबको मिटो दिया है। ठीक है, डेल्टा M1 और डेल्टा M2 इसको बराबर कर दीजिए, डेल्टा M1 बराबर डेल्टा M2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, रो A1 V1 इंटू डेल्टा टी, ये आपके पास क्या है, डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी और बराबर रो A2 V2 इंटू डेल्टा टी। इक्वेट करने का क्या कारण बताया मैंने, मास कंजर्वेशन है, यहाँ पर मास कंजर्वेशन है, इनकम्प्रेसिबल है, फ्लूइड क्या है आपके पास, इनकम्प्रेसिबल। और जब आपके पास फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो डेंसिटी का सीधा रिलेशन मास से होता है। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा कि मास को मैं बराबर कर दूँ। ठीक है, आपको कैसे अप्रोप्रिएट लगे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो आपके पास जो मास है मैंने बराबर कर दिए। अब जो भी कट रहा है वो कैंसिल हो रहा है, उसको काट दीजिए, रो से रो कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या आ गई, A1 V1 बराबर A2 V2। ठीक है, यहाँ से आप कट कर दोगे तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ, डायरेक्ट जितना अमाउंट एंटर मारेगा, जितना डेल्टा M अमाउंट एंटर मारेगा उतना ही डेल्टा M2 अमाउंट एग्जिस्ट होगा। मास कंजर्वेशन, कंडीशन ऑफ मास कंजर्वेशन, आप इतना नोट कीजिए। अब इसको नेक्स्ट टॉपिक हम बर्नौली इक्वेशन देखते हैं, बोर मत होइए। बर्नौली इक्वेशन सबसे पहले पढ़ते हैं, वाई नीड बर्नौली इक्वेशन, वाई नीड, इसकी नीड क्यों पड़ी। तो ये नीड क्यों पड़ी, तो हमने शुरू जो आज की क्लास स्टार्ट की थी तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी यहाँ पर। एक तो फ्लूइड रेस्ट में होता है जिसका प्रेशर का मेज़रमेंट हम जो भी है मैनोमीटर है, यूट्यूब है, उसके द्वारा हम कर लेते हैं। प्रेशर का मेजरमेंट उसके द्वारा कर देते हैं। प्रेशर जो भी आपके पास प्रेशर का चेंज आता है उसके द्वारा कर लेते हैं, फर्स्ट बात। और सेकंड बात, अब मोशन में फ्लूइड होता है उसका प्रेशर का चेंजमेंट कैसे निकालें, प्रेशर या प्रेशर का चेंजमेंट कैसे निकालें, ये क्या होगा आपके पास, डायनामिक्स। इसकी स्टडी करते हैं हम डायनामिक्स में, ठीक है, और इसकी स्टडी करते हैं स्टैटिक्स में, ठीक है। तो इसकी स्टडी हम डायनामिक्स में करते हैं, तो इसमें चेंजमेंट, प्रेशर का चेंजमेंट कैसे निकालें, तो बर्नौली इक्वेशन से निकाल लेते हैं। इन दोनों को कंपेयर करते हैं और बर्नौली इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। कोई भी अपने टाइप का एक पाइप ले लीजिए,
ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ तक की हाइट h1 ले लीजिए, इस पॉइंट से यहाँ तक की हाइट h2 ले लीजिए, ठीक है। इसका एरिया A1 ले लीजिए। क्या ले लिया आपने? इसका एरिया A1 ले लिया है और इसमें जो फ्लूइड की एंट्री मारी है आपने V1 एंट्री मार दी है और बाहर निकाल दिया आपको फ्लूइड वालों ने V2 वेलोसिटी से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। इसका एरिया A2 मान लीजिए। कोई भी पॉइंट पर बात कीजिए, इस पॉइंट पे कर लीजिए, P मान लीजिए, इस पॉइंट पे बात कर रहे हो Q मान लीजिए। शुरू वाले पॉइंट को P मान लीजिए, लास्ट वाले पॉइंट को Q मान लीजिए, ठीक है। तो जैसे अगर फ्लूइड इसमें फ्लो नहीं हो रहा है, रेस्ट की बात करें, जब इसमें फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है, रेस्ट कंडीशन की बात करें, तो आपके पास प्रेशर क्या आएगा? P2 माइनस P1 रो जी H2 माइनस H1, ये प्रेशर आएगा। परंतु ये अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि ये जब फ्लूइड रेस्ट में होता है, जब होता है, अब फ्लूइड मोशन में है, तो ये तो आपके पास गलत हो गया। तो क्या आएगा प्रेशर, वो देखते हैं। आपके पास प्रेशर क्या आता है वो देखते हैं। आपके पास जो प्रेशर आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर P1 प्रेशर और हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी H1 V वेलोसिटी, ठीक है। इस पर जो वेलोसिटी है V1 और जो हाइट है H1 बराबर P2 प्लस रो V2, ये प्रेशर आएगा आपके पास। यानी मैं यहाँ से क्या कह दूँ आपके लिए, मैं यहाँ से क्या बना दूँ, ये बना देता हूँ P बराबर हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा है ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म बन रही है, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म बन रही है, इन दोनों फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ क्या लग रहा होगा कि एनर्जी कंजर्व हो रही है, कंजर्वेशन हो रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है। अब इसको प्रूफ करेंगे जब पता चलेगा अपने को एनर्जी कैसे कंजर्व हो रही है। तो आपके पास जो बर्नौली इक्वेशन है वो ये होगी, P बराबर हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको अब प्रूफ करते हैं जब आपको पता चलेगा एनर्जी कंजर्व हो रही है। और ये आपके पास क्या हो जाएगी, टर्म्स ऑफ टोटल, मान लीजिए इसको टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगी, टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी। ये जो टर्म है, दो टर्म है, ये आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी टोटल एनर्जी? क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन भी है और पोटेंशियल एनर्जी का भी कंट्रीब्यूशन है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं, कैसे आई ये इक्वेशन प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करते हैं? बर्नौली इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करते हैं, P बराबर हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपके पास प्रूफ करना है, ठीक है। मैं दो फिगर बनाऊंगा आपके पास, तो आप उसको जज करना कैसे हमने बनाए हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर आपको उसको जज करना है कैसे बने हैं दो फिगर, ठीक है। पहले बना देता हूँ, उसके बाद मैं प्रूफ करूँगा जब उनको छोटे बना दूंगा साइड में, ठीक है। ये आपके पास H1 हाइट, ये आपके पास H2 हाइट, ठीक है। ये आपका सरफेस और यहाँ पर एरिया A1 और फ्लूइड की जो है वेलोसिटी V1, ठीक है। और यहाँ पर एरिया A2, फ्लूइड की वेलोसिटी V2, ठीक है। फ्लूइड की वेलोसिटी V2, यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी V1, ठीक है। यहाँ पर जो रो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। और फिगर मैंने फर्स्ट बनाया है, ये सारा काम फिगर फर्स्ट पे हो रहा है एट टाइम t। ये जो सारा काम है टाइम t1 पे, t टाइम पर ये सारा काम हो रहा है। अब t प्लस t डैश टाइम पर क्या काम होगा वो देखिए।
ठीक है, यहाँ से फ्लूइड निकालना है अपने को। ठीक है, ये टाइम t1 पे हो रहा है। और जैसे ही मैंने फ्लूइड, जो मैं फिगर बना रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान से देखना, जो मैं फिगर बना रहा हूँ, ये जो फिगर है इसमें जो फ्लूइड है थोड़ा सा आगे v1 वेलोसिटी है, और जैसे मैं टाइम बढ़ाऊंगा तो ये फ्लूइड थोड़ा सा इस ट्यूब में आगे आ जाएगा। तो ये इस ट्यूब में आगे आ गया, तो ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो इसका मैं जो ब्रेथ है उसको डेल्टा x कह देता हूँ। और यहाँ से फ्लूइड जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मान लीजिए थोड़ा सा आगे ये भी आ गया, तो ये यहाँ पर इसको डेल्टा x2 कह रहा हूँ। और यहाँ से वही काम h2 हाइट, ये h1 हाइट, ये एरिया a1, वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2, और एरिया, इसका एरिया a2। ठीक है, ये आपके पास हो गया फिगर, इसका फिगर सेकंड हो गया। कुछ फ्लूइड इसमें आगे बढ़ा है, तो इसमें से फ्लूइड कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ अमाउंट फ्लूइड इसमें आगे बढ़ा है और कुछ अमाउंट फ्लूइड इसमें से भी आगे बढ़ेगा। तो फिगर सेकंड, एट टाइम t प्लस डेल्टा टी। आप इस दोनों फिगर को जज कीजिए और नोट कीजिए। ठीक है, अब तक दोनों फिगर को आपने जज कर लिया होगा, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो अजम्पशन माने थे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। शुरू में क्या अजम्पशन माने थे अपने ने? पहला आइडियल फ्लो, सेकंड अजम्पशन आपके पास था इनकम्प्रेसिबल, थर्ड अजम्पशन था आपके पास नॉन विस्कस, फोर्थ अजम्पशन था आपके पास, आइडियल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, और चौथा अजम्पशन था आपके पास नॉन रोटेशनल, जहां ओमेगा आपके पास 0 जा रहा था। ये चार अजम्पशन थे, हर टाइम आपको इस जो है फ्लूइड डायनामिक्स में मानने पड़ेंगे। ये चारों अजम्पशन फ्लूइड डायनामिक्स में मानने पड़ेंगे। तो हम इसको प्रूफ देखते हैं बर। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं प्रूफ में जो मैं लिख रहा हूं, जो प्रूफ करना है अपने को, हाफ रो वी स्क्वायर रो जी एच बराबर कांस्टेंट प्रूफ करना है। ठीक है, इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो अमाउंट एंट्री मारा है वो लिखता हूं मैं। मास ऑफ फ्लूइड एंटर्स एट पॉइंट, इस बार मैंने पॉइंट क्या लिए, एस लिए, तो एस क्या हो जाएगा, मास ऑफ फ्लूइड एंटर्स एट पॉइंट एस क्या हो जाएगा, रो इंटू डेल्टा वी, रो इंटू डेल्टा V1। तो रो इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेल्टा x2 इंटू A2 एरिया। ठीक है, तो रो इंटू डेल्टा x2 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी V1 इंटू डेल्टा टी टाइम A1 एरिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और मास ऑफ फ्लूइड एग्जिस्ट एट पॉइंट Q, मास ऑफ फ्लूइड एग्जिस्ट एट पॉइंट Q पे देखते हैं क्या होगा आपके पास। Q नहीं है इस बार, क्या है, T पॉइंट है, तो एग्जिस्ट एट T पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मास है इसको डेल्टा M1 बोल दीजिए, अब मास है इसको डेल्टा M2 बोल दीजिए, रो V2 इंटू डेल्टा T इंटू A2। ये समझ तो रहे हो, डायग्राम मैंने बनाया है उसको एक बार फिर से समझ लीजिए। S जब टाइम T था उस पे S और T पर
आपके पास फ्लूइड था, ठीक है। अब जैसे टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे यहाँ पर फ्लूइड आया जिसकी विड्थ डेल्टा एक्स है, और यहाँ पर फिर फ्लूइड जैसे ही आगे बढ़ा, स्ट्रीम लाइन फ्लो हुआ, जैसे आपके पास स्ट्रीम लाइन फ्लो हुआ तो जैसे आपके पास फ्लूइड आगे बढ़ा तो डेल्टा एक्स टू विड्थ का जो फ्लूइड है यहाँ पर पहुँच जाएगा। टी से टी टाइम पर यहाँ पे था, और टी अगले टी डेल्टा टी टाइम पर डेल्टा टी इंटरवल पर फ्लूइड यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। फ्लूइड यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो उस जो अमाउंट एंटर मारा है उतने अमाउंट एग्जिस्ट मारेगा, तो यहाँ पर मैंने डेल्टा एम और डेल्टा एम टू लिखा है, ठीक है। अब इस फ्लूइड में अपने को ये सारा एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है, तो हमें सबसे पहले वर्क डन देखना पड़ेगा। वर्क डन किस किस के कारण क्रिएट होगा। तो डियर स्टूडेंट, वर्क डन किस किस के कारण क्रिएट होता है। आपके पास वर्क डन किस किस के कारण क्रिएट होता है। वर्क डन हमेशा फोर्स के कारण क्रिएट होता है। वर्क डन हमेशा फोर्स के कारण क्रिएट होता है। और फोर्स कौन कौन बनाएगा यहाँ पर, एक तो P1 प्रेशर के कारण फोर्स क्रिएट होगा, यहाँ पर P2 प्रेशर के कारण फोर्स क्रिएट होगा, और दूसरा फोर्स क्रिएट होगा, उस फोर्स के कारण वर्क डन क्रिएट होगा। और यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसके कारण अपने पास एक वर्क क्रिएट होगा, वर्क डन क्रिएट होगा, और सारा वर्क हम किस में स्टोर कर लेंगे, एनर्जी में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से बर्नौली इक्वेशन को हम ट्रीट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब पढ़ते हैं वर्क डन बाय प्रेशर P1। क्या हो जाएगा वर्क डन बाय प्रेशर P1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, F1 कितना फ्लूइड आगे बढ़ा है, डेल्टा एक्स फ्लूइड आगे बढ़ गया तो डेल्टा एक्स आपके पास हो गया। तो F1 आपके पास क्या है, फोर्स P1 A1, डेल्टा एक्स की क्या वैल्यू है आपके पास, डेल्टा एक्स की वैल्यू है आपके पास डेल्टा टी मल्टीप्लाई वेलोसिटी V1। तो आपके पास लिखोगे डेल्टा टी मल्टीप्लाई वेलोसिटी V1, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, वर्क डन बाय फोर्स P1 हो गया। P1 प्रेशर के कारण वर्क डन आ गया आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट बात करोगे वर्क डन बाय प्रेशर P2। तो डेल्टा P2 बराबर F2 डेल्टा X2। तो आपके पास आ जाएगा P2, इसकी कॉपी मार दीजिए, A2 डेल्टा T V2, ठीक है। वेलोसिटी V1 है, ये V2 है, ठीक है आपके पास। अब आप यहां पर कुछ चेंजमेंट कर सकते हो। तो आपके पास क्या हो जाएगा, P1 को मैं लिख रहा हूं P1 मल्टीप्लाई, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, ये तो आपके पास ये डेल्टा टी और V1 डिस्टेंस आ गई, ये तो आपके पास डिस्टेंस आ गई, यहाँ पर लिख दीजिए दूसरी डिस्टेंस इंटू V2। ये आपके पास दूसरी ये डिस्टेंस आ गई। इतना कंट्रीब्यूशन देखो डिस्टेंस का हो गया, और ये एरिया हो गया। तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो गया डेल्टा V1, ठीक है। और ऐसे ही P2 निकालोगे तो P2 इंटू डेल्टा V2, ये आपके पास आ जाएगा। और जितना वॉल्यूम एंट्री मारा है उतना ही वॉल्यूम एग्जिस्ट हुआ है, जितना वॉल्यूम एंट्री मारा है उतना ही वॉल्यूम एग्जिस्ट हुआ है, ठीक है। तो आपके पास वॉल्यूम क्या होगा, P1 डेल्टा V1 बराबर P2 डेल्टा V। ये आपके पास प्रेशर के कारण क्या आ गया आपके पास, वर्क डन आ गया। प्रेशर के कारण वर्क डन आ गया। अब मुझे जगह नहीं है तो मैं मिटो के आगे करूंगा। ये डायग्राम पड़ा रहने दूंगा। क्यों पड़ा रहने दूंगा, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। इन दो चीज की मुझे डेल्टा P1 और डेल्टा P2 इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं कहीं साइड में लिख लूंगा इन दोनों चीजों को। डेल्टा P1 बराबर P1 डेल्टा V1 P2 डेल्टा V2, या बराबर है दोनों, यानी डेल्टा V बराबर डेल्टा V1 बराबर डेल्टा V2, क्योंकि जितना अमाउंट वॉल्यूम का एंट्री मारेगा उतना ही एग्जिस्ट मारेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए, मैंने दोनों वर्क डन को यहाँ पर लिख दिया है। अब लास्ट है पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं।
लास्ट हम पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कैसे देखोगे? जितनी पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी किस पे चेंज होगी, एस और एस प्राइम, टी प्राइम, यही पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि मैंने टी और डेल्टा टी टाइम और टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे ही मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी की है, फ्लूइड डायनामिक्स की स्टडी की है। तो आपके पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी किस पे आएगी, पोटेंशियल एनर्जी एस एस प्राइम माइनस पोटेंशियल एनर्जी टी टी प्राइम के कारण ही चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? यही चेंज होगी। तो यही जो मैंने टाइम का जो लिया है वो यहाँ लिया है, जो डिस्प्लेसमेंट लिया है डेल्टा x1 यहाँ लिया है, डेल्टा x2 डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिया है, तो यहाँ पर ही पोटेंशियल एनर्जी का चेंजमेंट आएगा। यहाँ पर जो फ्लूइड है, फ्लूइड की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड की जो पोटेंशियल एनर्जी है इस हिस्से में कांस्टेंट रहेगी। इसको अब मैं मिटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम कंट्रीब्यूशन जो ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आई है, ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी क्योंकि हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी आती है और हाइट के कारण जो वर्क डन लेते हैं ग्रेविटी का लेते हैं अपन, तो डेल्टा वी तो किसके बराबर होगा, डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू। अब इसको पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहेंगे क्योंकि जो ग्रेविटी के कारण वर्क डन में चेंजमेंट आया है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा जिसके कारण आपके पास वर्क डन आएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। और फाइनल माइनस इनिशियल क्या, तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा वो इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे क्योंकि तीन चीजें आ गई। मैं गिनती करवाता हूं। प्रेशर P1 के कारण अपने वर्क डन आएगा, प्रेशर P2 के कारण वर्क डन आएगा और पोटेंशियल एनर्जी के कारण वर्क डन आएगा। तीनों वर्क डन को आप जोड़ दीजिए, आपके पास तीनों वर्क डन आप जोड़ दोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दोगे, तो आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम को मैंने ईजियर बनाने के लिए यूज लिया है, यूज लूंगा। ईजियर बनाने के लिए कैसे लूंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, चेंज वर्क डन बराबर वर्क डन, किसका वर्क डन, ऑल फोर्सेस का वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बट मैं इसको इजियर बनाना चाहूंगा, बट वी आर टेकिंग easier analysis. We are taking easier analysis, then we have to change work energy theorem in that way, इस वे में चेंज करेंगे। किस वे में, टोटल वर्क डन बराबर फाइनल प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ऐसा हम अपने ईजियर वे बनाने के लिए ऐसा हम यूज़ लेंगे, ऐसा वर्क डन का फिनोमिना यूज़ लेंगे। क्यों ईजियर बनाने के लिए, जैसा आप डेल्टा वीजी को ऐड करोगे, कितने ऐड करोगे, P1 के कारण प्रेशर के कारण वर्क डन ऐड करोगे और P2 प्रेशर के कारण जो वर्क डन मिलेगा वो ऐड करोगे और डेल्टा वीजी के कारण वर्क डन ऐड करोगे, तो ईजियर वे यही बनेगा। मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा, ईजियर वे यही बनेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब थोड़ा समझोगे इनर्शिया के कंसेप्ट को, P2 प्रेशर के कारण इनर्शिया के कंसेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि अब मैं इसको मिटाऊंगा तो हमें दिक्कत आएगी, इनर्शिया का कंसेप्ट नहीं समझा तो हम अब इनर्शिया का कंसेप्ट समझते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर P1 लगेगा,
वेलोसिटी v1 के कारण जो आपके पास फ्लूइड है इस तरफ आगे बढ़ेगा, तो प्रेशर यहाँ पर P1 लगेगा, इस तरफ लगेगा। परंतु सारे पार्टिकल्स, जो आपके पास सारे पार्टिकल्स हैं ये आगे की तरफ जाना चाहेंगे, परंतु जो लास्ट वाले पार्टिकल हैं वो उनको धक्का मार के इस तरफ भेजा जाएगा। क्यों धक्का मार के भेजा जाएगा? कि वो स्वयं नहीं जाएंगे, क्योंकि जो पीछे वाला का धक्का लगेगा ना, जब भी वो आगे सरकेंगे, जब वो आगे सरकेंगे तो मॉलिक्यूल्स हैं इस पाइप से बाहर निकलेंगे। जब भी इस मॉलिक्यूल से बाहर निकलेंगे, वो खुद नहीं जा रहे, तो यहाँ इनर्शिया लग गया, वो खुद का अपना इनर्शिया लगा रहे हैं, खुद का वजन यहाँ पर लगा रहे हैं, जिसके कारण वो आगे नहीं जा रहे। वो पीछे वाला धक्का मारेगा जब भी वो आगे जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रेशर है इस तरफ से लगेगा प्रेशर, ये इस तरफ से इस पर प्रेशर लगाने की कोशिश करेंगे। प्रेशर किसके कारण आएगा? खुद के मास के कारण प्रेशर आएगा, जिसके कारण वो प्रेशर इस तरफ लगाएंगे। और ये आपके पास प्रेशर P1 इस तरफ से लगा रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों में, और जाना ये सारे पार्टिकल को जाना किससे? S पॉइंट से T पॉइंट पे है, तो जाने वाली दिशा और प्रेशर लगाने वाली दिशा एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसे ये P1 ऐसे लग रहा है, ये सारे पार्टिकल P1 वाले इस तरफ जा रहे हैं, परंतु P2 वाले पार्टिकल्स जो P2 प्रेशर लग रहा है इस तरफ P2 प्रेशर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये इस तरफ धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाले पार्टिकल इस तरफ धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ये पीछे वाले पार्टिकल, ये वाले पीछे वाले पार्टिकल इस तरफ धक्का लगाएंगे। तो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन विपरीत हो गई, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस ले लेंगे। ठीक है, अब अपन वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्या था आपके पास? डेल्टा W क्या था? बराबर U फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और U इनिशियल। ठीक है, ये था। अब टोटल वर्क डन डेल्टा P1 डेल्टा P2 लिख दीजिए, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2, और इसको यहीं लिख दीजिए। काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसके कारण आएगी? 1/2 रो डेल्टा V, ये तो आपके पास m हो गया मास, और h1 हाइट प्लस हाफ रो डेल्टा V V2 का स्क्वायर, यहाँ V2 लिखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फाइनल है तो पॉइंट, इसको तो 1 पॉइंट बोला हूँ, इसको 2 पॉइंट बोला हूँ। ठीक है, माइनस डेल्टा V H1 प्लस हाफ रो डेल्टा V V1 स्क्वायर। ठीक है, अब P1 P2 की वैल्यू आपके पास ये है। P1 देखिए यहाँ पर P1 की डेल्टा, यहाँ पर ये डेल्टा V P1 प्लस V P2 की वैल्यू ये है, तो P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V इक्वल टू रो डेल्टा V H2 प्लस हाफ रो डेल्टा V। ये आपके पास मास का कंट्रीब्यूशन हो गया, मास, और यहाँ पर G भी लगेगा क्योंकि ग्रेविटी भी तो है, G भी लगेगा। ठीक है, ये मास का कंट्रीब्यूशन हो गया, ये G का हो गया, ये H का हो गया, ये आपके पास एनर्जी हो गई, और यहाँ पर ये मास का कंट्रीब्यूशन हो गया, ये आपके पास वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन हो गया, ये हाफ का कंट्रीब्यूशन हो गया, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, V2 का स्क्वायर माइनस G रो डेल्टा V H1 माइनस, यहाँ भी G लगा दीजिए, यहाँ G लगा दिया, यहाँ G लगा दिया। ठीक है, हाफ रो डेल्टा V V2 का स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा V V1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आप डेल्टा V काट दीजिए, तो आपके पास आएगा P1 माइनस P2 G रो H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस G रो H1 माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ये आपके पास हो गया। अब थोड़ा चेंजमेंट कर दीजिए, P1 ये टर्म और ये टर्म उस तरफ चली जाएगी, तो P1 प्लस रो G H1
प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और ये टर्म इस तरफ आ जाएगी, ये वाली P2 वाली, P2 प्लस G रो H2 का स्क्वायर प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। अब क्या हो जाएगा, P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट। ये आपके पास प्रूफ हो गया। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला प्रूफ हो गया। एक छोटा सा कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी वाला, जो आपको समझ में नहीं आया होगा, वो दोबारा से समझा रहा हूं मैं। ये वाला, ये मैंने यहां पर यूज कैसे कर लिया। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको। अपने पास क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने क्या बताई थी, U फाइनल प्लस U इनिशियल, U फाइनल प्लस ये फाइनल माइनस, ये तो प्रूफ होएगी अपने पास, बस U इनिशियल प्लस U फाइनल, U K इनिशियल, ये थी आपके पास, मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम बताई थी। जबकि अपने पास जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, वर्क बराबर ऑल फोर्सेस, क्या होते हैं, वर्क बराबर ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यही टर्म आनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी की। ये पोटेंशियल एनर्जी की टर्म कैसे आ गई, तो अपने पास क्या था, तीन टर्म अपने ने यहाँ पर यूज़ की थी, डेल्टा P1, डेल्टा P2 और डेल्टा WG। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी आपके पास, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी आपके पास P1 डेल्टा V, इसकी वैल्यू थी P2 डेल्टा V, और इसकी वैल्यू आपके पास थी माइनस डेल्टा U। चेंज जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसको पोटेंशियल एनर्जी न बोलते हुए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, तो ये हो जाएगी आपके पास U फाइनल माइनस U इनिशियल, यानी U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक है, ये थी। अब आप तीनों को जोड़ोगे, तीनों को जोड़िए, P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V प्लस U इनिशियल। बस ये ऐसे टर्म में बता रहा हूँ क्योंकि अपने ने पूरा सोल्व कर लिया है, इसको बता रहे हैं इसको मैंने क्यों यूज़ किया है, ईजियर वे बनाने के लिए इसको यूज़ लिया है, U फाइनल। और ये आपके पास टोटल वर्क डन हो गया। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। मैं इसको लिखूँ P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V, और काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल, और ये आपके पास इनिशियल माइनस में और ये फाइनल में। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, एक सा आ रहा है ये U फाइनल और K फाइनल प्लस के, U फाइनल K फाइनल प्लस के, और ये दोनों माइनस के। अगर अरेंज करें U फाइनल प्लस K फाइनल माइनस K फाइनल प्लस K इनिशियल, K इनिशियल प्लस U इनिशियल। ठीक है, बराबर, इसको मैं डेल्टा W बोल रहा था। अब इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए, ईजियर वे बनाने के लिए मैंने वो किया था, इसको यूज़ लिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और बता देता हूँ यहाँ पर। रोजी का इसमें डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाय रोजी का इसमें डिवाइड करोगे तो P बटे रोजी प्लस हाफ रो V स्क्वायर अपॉन रोजी प्लस रोजी H अपॉन रोजी बराबर, कांस्टेंट में कोई भी आप डिवाइड करोगे वैसा का वैसा रह जाएगा, ये कांस्टेंट ही रह जाएगा। ठीक है, ओके। अब जो कट रहे हैं वो काट दीजिए, P अपॉन रोजी प्लस जो कट रहे हैं वो काट दीजिए, रो से रो कैंसिल, 1/2 V स्क्वायर अपॉन जी प्लस रोजी से रोजी कैंसिल, ये आपके पास H। इनका स्पेसिफिक नाम दिया गया है, इनका स्पेसिफिक नाम दिया गया है। इसका जो नाम होता है आपके पास प्रेशर हेड, इसके पास जो नाम होता है आपके पास प्रेशर हेड, और इसका जो नाम होता है वेलोसिटी हेड, इसका जो नाम होता है आपके पास वेलोसिटी हेड।
इसका जो नाम होता है आपके पास ग्रेविटेशनल हेड, ग्रेविटेशनल हेड, ये तीनों स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं। ये आपके पास प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड। इस लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।